मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है हमारा लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम किसे कहते हैं यानी लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य यानी लघुत्तम समापवर्त्य जो शब्द है पहले उसका मतलब जान लेते हैं। तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा या न्यूनतम। ठीक है। शब्द है समापवर्त्य। तो समापवर्त्य जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्त्य। सम प्लस अपवर्त्य। तो सम का मतलब होता है समान और अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है। तो गुणज किसे कहते हैं, गुणज कैसे निकाला जाता है, ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से जान लिया था। यानी अलग से एक टॉपिक हमने शुरू किया था गुणज और गुणनखंड का। तो उसमें हमने अच्छे से गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना, ये सब हमने जान लिया था। ठीक है। उभयनिष्ठ गुणज निकालना ये भी जाना था। ठीक है। तो सम प्लस अपवर्त्य, सम का मतलब है समान, अपवर्त्य का मतलब है गुणज, यानी उनका समान अपवर्त्य होना चाहिए। ठीक है। वो भी कौन सा, लघुत्तम यानी सबसे छोटा। कोई भी संख्या में दी हुई उसका सबसे छोटा जो अपवर्त्य होगा वही उनका लसप होगा। ठीक है। या दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य वो एक छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है। यानी लघुत्तम समापवर्त्य एक छोटी सी संख्या होती है जो सारी संख्याएं होती है वो उसको काट देती है, यानी सारी संख्या उसको काट देती है। ठीक है। तो सीधा सीधा हम कहें कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। ठीक है। इसे संक्षेप में हम लसप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लसप कहते हैं। यानी लघुत्तम समापवर्त्य को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, लसप, और अंग्रेजी में बोले तो एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। यानी सबसे छोटा उनका समान गुणज हो। ठीक है। उभयनिष्ठ गुणज बोल सकते हैं, समान बोले या उभयनिष्ठ बोले एक ही बात है। ठीक है। अब लसप निकालते कैसे, तो लसप निकालने की हमारे पास विधियां होती है। तो पहली विधि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि हम उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है। केवल अभाज्य गुणनखंड यानी उन संख्याओं में केवल अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। एक होता है हमारे भाग विधि। तो भाग विधि यानी उनमें भाग दिया जाता है, वहां पर भी हम अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम अलग अलग निकालते हैं और भाग विधि में उनको एक साथ रखकर भाग दिया जाता है। ठीक है। अभी जब उदाहरण से समझेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगी दोनों विधियां। ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त्य आपको समझ में आ गया। तो अब हम जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे 12 और 18, 12 व 18 का हम लसप निकालते हैं। 12 व 18 का लसप निकालते हैं। ठीक है। 12 18 का लसप निकालते हैं। ठीक है। तो पहली विधि से निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 12 के और 18 के। किसके, 12 के और 18 के। ठीक है। अब अभाज्य संख्या, तो कौन सी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, सबसे पहले सबसे छोटी का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो 2 का भाग देंगे। अब भाग देने के लिए हमें भाज्यता के नियम भी याद होने चाहिए। ठीक है, कि क्या नियम होते हैं, ये भी हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम उसमें अच्छे से जान लिया था। ठीक है। तो क्या इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो 2 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 2 छिक्की 12, 6 बार। ठीक है। क्या फिर 2 का देंगे, अभी तक 2 का जा रहा है ना, तो जब तक 2 का जाता रहेगा 2 का देते रहेंगे। 2 का भाग नहीं गया तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, 3, फिर 3 का देंगे। 3 का भी नहीं जाएगा तो फिर 5 का देंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो 2 का भाग जा रहा है 20 में, 2 तिया 6। ठीक है। और 3 में 3 का जाता है 3 एकम 3, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है। अभाज्य संख्या आते से उसका ही भाग उसमें देना है, किसी से वो कटती नहीं है। ठीक है। चलिए अब यहाँ एक आ गया, बस यहीं पर हमारा इसका भाज्य गुणनखंड खत्म हो गया। ठीक है। 18 के करेंगे तो 2 नाम 18। अब 2 का नहीं जा रहा तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 में जब 3 का चला जाएगा 9 में भाग, 3 तिया 9 और 3 में 3 का जाएगा 3 एकम 3। ठीक है।
तो हमारे पास 12 18 के क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, और 18 के गुणनखंड क्या है हमारे, 2 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। जितनी भी संख्या आपको दी होती 2 3 4 5 कितनी भी दी हो, उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड लिख देने उनके। अब जो काम है वो आपको समझना है यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जिसमें घात ज्यादा आती है, जो संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड सबसे ज्यादा हो उसको ही हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर घात के रूप में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दो बार आया है इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और गुणा में 3 एक बार आए तो इसको हम लिख देंगे 3 की घात 1। यहाँ पर 2 कितनी बार आए, एक बार, तो 2 की घात 1, और यहाँ 3 2 बार आए तो 3 की घात 2। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें कि जिसकी घात ज्यादा होगी उसको हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही आए हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 1 बार है, इसकी घात ज्यादा है, ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 हम ले लेंगे। ठीक है, 3 का देखते हैं तो इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2 है, तो जिसकी घात ज्यादा है उसी को हम लेंगे, तो 3 की घात 2 को हम ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। अब इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 की घात 2 है तो इसको खोल कर लिख लो, या 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 हो गया, और 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, नहीं तो आप खोल के लिख लीजिए, 2 की घात 2 को हम 2 गुणा में 2 लिखेंगे, और 3 की घात 2 को हम 3 गुणा में 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इनको क्या कर लेना है, इन गुण अभाज्य गुणनखंडों को गुणा कर लेना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 तिया कितने हो जाएंगे, 36। क्या हो जाएंगे, 12 तिया 36। ठीक है, तो ये 36 क्या हो जाएगा, इनका लसा हो जाएगा। 12 18 का लसा पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। किस विधि से की हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, और निकालने के बाद जिसकी घात ज्यादा होती है उसी को आपको लेना है। ठीक है, जिसकी घात कम होती है उसको छोड़ देना है। ठीक है, जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी उसी को लेना है। 2 संख्या हो या 3 हो या 4 हो, जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी उसको लेना है। और जिसकी घात 1 ही है और दूसरी संख्या में नहीं है तो उसको तो लेंगे लेंगे। ठीक है, दिया हमारा लसक क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब भाग विधि से भी हम इसको करेंगे, तो भाग विधि और आसान है करना, भाग विधि तो और भी आसान है। तो भाग विधि में कैसे करते हैं, तो जैसे 12 18 का हमें लसन निकालना है, तो यहाँ पर 12 और 18 को हम एक साथ रख देंगे। कैसे, कोमा लगाकर 12 और ये 18। ठीक है, अब भाग शुरू करेंगे कि दो से शुरू करेंगे, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे इनमें भी। ठीक है, 2 से शुरू करेंगे, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 18 में भी जा रहा है। 2 से 2 छिकी 12 कोमा 2 नाम 18। फिर देंगे, क्या 2 का जा रहा है, क्या तो 6 में तो जा रहा है, लेकिन 9 में तो नहीं जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, 9 में नहीं जा रहा है तो 9 को हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 का भाग 6 में जाता है, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाता, 9 को हम ऐसे लिख देंगे। फिर 2 का जा रहा है क्या, तो दोनों में नहीं जा रहा, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, तो 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ तो एक आ गया, अब 3 है, 3 में 3 का जाएगा, तो 1 3 एकम 3। तो 12 18 का लसक क्या आ गया हमारे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। जो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से लास्ट में आया था वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36। तो भाग विधि से भी क्या आया हमारे, इनका लसक पे कितना आया, 12 18 का 36 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी दोनों विधियां की कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्नों की कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि 30 व 45 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। ठीक है, तो पहली विधि से हम इसको करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हमें 30 और 35 के क्या निकालते हैं, 30 और 45। ठीक है, 30 और 45 की क्या निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का भाग लगाएंगे, तो सबसे पहले किसका देंगे, 2 का। 2 का जा रहा है क्या, तो जाएगा क्योंकि इकाइकांक 0 है। भाजकता के नियम हमने जाने थे कि जिस संख्या का इकाइकांक 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है। तो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 एकम 2, शेषल बच गए 1, आगे उतारे 0, 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी 15 बार गया। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो 2 का भाग नहीं जाएगा 15 में क्योंकि इकाइकांक 5 है। ठीक है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी, 3, तो 3 का जाएगा क्या, तो जाएगा 3 पंजे 15, 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही जाएगा। ठीक है, हो गया।
45 करते हैं, 45 में 2 का जाएगा क्या, तो 2 का तो नहीं जाता क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 3 का जाता है क्या, तो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला गया तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 1 बच गए, यहाँ पे 15 हो गए, 3 पंजे 15। ठीक है, बैंकों का योग 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 में 3 का जाता है तो 45 में जाएगा। ठीक है, 3 का 3 पंजे 15 और 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारे 30 के भाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 30 के भाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, और 45 के गुणनखंड क्या आ गए हमारे भाज्य गुणनखंड, 3 गुणा में 3 गुणा में 5। अगर हम इसको घात के रूप में लिखे तो 2 एक बार है तो 2 की घात 1, 3 भी एक बार है 3 की घात 1, 5 भी एक बार है 5 की घात 1। चाहे तो आप लिख सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक घात का मतलब वही संख्या है। ठीक है, 3 यहाँ पर 2 बार है तो 3 की घात 2 और 5 एक बार है तो 5 की घात 1। अब यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से भाज्य गुणनखंड आए। तो एक तो 2 आया है, एक 3 आया है और एक 5 आया, इसके अलावा और कोई सा भाज्य गुणनखंड नहीं आया। अब क्या करना है, जिसकी घात ज्यादा है उसी को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की देखते हैं, तो 2 की घात 1 है और 2 किसी में भी नहीं है इनमें। ठीक है, इस संख्या में नहीं है 2, तो फिर 2 को ही हम ले लेंगे। ठीक है भाई, यही होगी अपने आप में सबसे बड़ी घात, यानी यही है, एक ही बार आया है तो यही लेंगे। ठीक है, 3 को देखते हैं, 3 की घात 1 है यहाँ पर, यहाँ 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ज्यादा है तो 3 की घात 2 को हम ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ भी 5 की घात है तो 5 को हम ले लेंगे। घात 1 लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी वो तो एक ही संख्या मानी जाएगी। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा में 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, गुणा करते हैं तो 2 3 6 36 18, 18 पंजे 90। तो हमारा क्या आ गया, इनका लसअ पर 90 आ गया, यानी 30 और 45 का लसअ कितना आ गया हमारे, 90 आ गया। ठीक है, यानी 90 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिसमें 30 का भी भाग जाएगा, 30 या 90, और 45 का जाएगा 45 दूनी 90। इससे बड़ी तो और भी होगी जिनका भाग 30 और 45 में आराम से चला जाएगा, लेकिन लसअ वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। या यूं कह सकते हैं कि ये इनका सबसे छोटा गुणज है, समान गुणज है, सबसे छोटा वाला। ठीक है, या प्रथम कह सकते हैं, तो प्रथम जो गुणज आएगा वही उनका लसअ होगा। ठीक है, जैसे हम 30 और 45 के गुणज निकाले तो 30 का गुणज निकालेंगे तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 चौक 120। ठीक है, जैसे 45 के निकालेंगे तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90। ठीक है, 45 तिया करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 45 तिया 135। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90 और 90 दोनों में समान मिल गया, तो पहले आगे और भी मिलेंगे क्योंकि गुणज तो अनंत तक चलते हैं। गुणज तो कहाँ तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं। ठीक है, तो प्रथम ही गुणज आ गया इनका, ये सबसे छोटा आ गया, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। ठीक है, सम का मतलब समान और अप्रत्यय का मतलब गुणज, तो सबसे पहला गुणज ये 90। तो 90 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिसमें 30 का भाग जाता है और 45 का भी जाता है। ठीक है, तो ये इनका क्या हो जाता है, लसअ हो जाता है। यानी आपको ऐसी छोटी छोटी संख्या ढूंढनी, इससे छोटी कोई नहीं होगी। 90 सबसे पहली छोटी संख्या है जिनमें दोनों का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि सीधा ही है, तो भाग विधि में क्या करते हैं, हम दोनों को ही साथ में लिखते हैं, तो कोमा लगाकर हम दोनों संख्याओं को लिख देंगे, 30 कोमा 45। वही इनमें भी अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे तो 2 का देंगे। अब 45 में तो 2 का नहीं जाएगा, लेकिन 30 में तो जा रहा है ना, तो जिसमें जा रहा है उसमें तो देंगे, जरूरी नहीं है भाई दोनों में ही जाए 2 का भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से कितनी बार, 15 बार, और 2 का इसमें गया नहीं तो 45 को हम ऐसे लिख देंगे। अब 2 का तो दोनों में नहीं जा रहा क्योंकि इकाई का अंक दोनों में 5 5 आ गया। ठीक है, तो फिर हम किसका लगाएंगे, 3 का, 3 पंजे 15, और 3 से कितनी बार, ये 15 बार, 15 3 45 होते हैं ना। चलिए, उसके बाद में 3 का जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे लिख देंगे, 15 में जा रहा है, 3 पंजे 15, 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। यानी ये बात जो अभाज्य गुणनखंड विधि से आई थी वही बात यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो 90 क्या हो जाएगा, इनका लसअ हो जाएगा। यानी 90 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिसमें 30 और 45 का भाग चला जाएगा, यानी ये 30 और 45 से कट जाएगी। यानी लसअ छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से वो पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18, 15, 16 का लसअ होगा, 18, 15 और 16 का लसअ। ठीक है,
तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो 18 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 18 के निकालेंगे हम तो 2 का जा रहा है 2 नाम 18, के बाद 3 का जा रहा है 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 15 में 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 2 का भाग जा रहा है 2 आठे 16, फिर 2 का जा रहा है 2 चौके 8, फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो 18 के तो आ गए हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और 15 के भाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा में 5। ठीक है, और 16 के भाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए, एक तो 2, एक 3 और एक 5 आए। ठीक है, अब सबसे जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है उसी को लेते हैं। तो देखिए 2 इसमें एक बार है, 2 इसमें कितनी बार है, 4 बार है। तो फिर हम जिसकी घात ज्यादा है यानी इसको अगर हम घात में लिखे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा में और 3 2 बार है तो 3 की घात 2, इसको हम लिखेंगे 3 गुणा में 5, घात 1 लगाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 2 कितनी बार है, 2 की घात 4। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो जिसकी घात ज्यादा होती है इसको लेते हैं। तो 2 की घात 4 गुणा में 3 को देखते हैं, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, जिसकी घात ज्यादा है तो 3 की घात 2 को ले लेंगे। ठीक है, और फिर 5 में देखिए तो 5 एक बार ही है तो उसको 5 को ले लेंगे, जो एक बार है उसको तो ले लेंगे सीधा। ठीक है ना, और जब 2 डबल डबल आ जाए, 3 बार आ जाए, कोई संख्या ऐसी घात ज्यादा आ जाए जिसकी, उसी को हम जिसकी घात ज्यादा होती है उसको लेते हैं। ठीक है, अब 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा में 2 और 5 की घात 1 का मतलब है 5 एकम 5। ठीक है, यानी 5 की घात 1 का मतलब है 5 को एक बार ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 को 2 से गुणा किए 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुणा किया 16 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे तो 144। ठीक है, 144 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी 720। क्या आ गया, 720 आ गया, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से लसक क्या आ गया, 720। ठीक है, दूसरी विधि करेंगे हम भाग विधि से। ठीक है, ये विधि आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आगे भी प्रश्न आएंगे तब आपकी ये विधि काम में आएगी। ठीक है, आपको जब सिंगल सवाल करना होगा तो आप एक ही विधि से करोगे, 2 से थोड़ी करोगे। ठीक है, तो ये मैं इसलिए समझा रही दोनों विधियां साथ में, ताकि अगर आपके आगे जो प्रश्न आएंगे तो उसमें इस तरीके से प्रश्न आएगा, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 18, 15 और 16 का हम क्या निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का लगाएंगे भाग, तो 2 का भाग 18 में जाएगा, 16 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, तो जिसमें नहीं जाता उसको हम ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। तो 2 का भाग 18 में 2 नाम 18, 15 में नहीं जाएगा, 15 को ऐसे लिख देंगे, 16 में जा रहा है 2 आठे 16, फिर अभी भी 2 का जा रहा है कि तो 9 में तो नहीं जाता, 15 में भी नहीं जाता, और 8 में जाएगा तो 8 में तो देना पड़ेगा, तो 9 के 9 आ जाएंगे, 15 के 15 आ जाएंगे, 2 चौक के 8, फिर 2 का भाग देंगे तो 9 में नहीं जा रहा है, इसको लिख देंगे, 15 में भी नहीं जा रहा लिख देंगे, 4 में जा रहा है 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है 2 में, तो 9 में नहीं जा रहा, 9 को ऐसे लिख देंगे, 15 में नहीं जा रहा लिख देंगे, 2 एकम 2। अब 2 का तो हो गया हमारे, अब 9 और 15 रह गए, 9 और 15 में 2 का तो नहीं जा रहा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3, तो 3 का दोनों में जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 1। ठीक है, 3 का 3 में जाएगा, 3 एकम 3, 5 में नहीं जा रहा, 5 ऐसे लिख देंगे, 5 में 5 का ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही जाता है। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, जो यहाँ आई थी वही बात यहाँ पे आ गई। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 ती 144 और 144 को 5 से गुणा करेंगे 720। ठीक है, तो हमारा लसक क्या जाएगा इनका 720। ये भाग विधि से किया, ये हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से किया। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 7, 21, 28, 33 का लसक होगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो हमें चारों का ये अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 7 का, 21 का, 28 का और 33 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 7 का निकाल, 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 21 में 2 का तो नहीं जाता है, 3 का तो 3 का चला जाएगा क्योंकि अंकों का एक 2 और एक 3 है, 3 में 3 का जाता है तो 21 में भी जाएगा, तो 3 से 3 7 21 और 7 में 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 2 का जा रहा है 28 में, 2 एकम 2, 2 चौक 8 14 बार, 2 का जा रहा है 7 बार और 7 एकम 7। 3 का जाता है, 2 का तो नहीं जाएगा 33 में, 3 का जाता है 11 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 में 11 का जाएगा, 11 एकम 11।
तो हमारे 7 के अभाज्य गुणनखंड आए 7, 21 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा में 7, और 28 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 7, और 33 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा में 11। ठीक है, तो इनको घातों के रूप में लिखते हैं। तो देखिए घातों के रूप में लिखेंगे तो ये 7 है, यानी 7 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 1 गुणा में 7 की घात 1, और यहाँ 2 2 बार 2 की घात 2 गुणा में 7 की घात 1, और यहाँ 3 एक बार और 11 भी एक बार। ठीक है, एक घात लगा भी सकते हो आप, नहीं लगाओ तो भी वो एक ही बार मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब जिसकी घात ज्यादा होती है इसको लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आए। एक तो 2 आया है, एक 3 आया, एक 7 आया, एक 11 है, 4 आए, 2 3 और 2 3 और 7 और 11, 4 आए। ठीक है, तो देखिए 2 के देखते हैं तो 2 की घात 2 इसमें ही और तो किसी में नहीं है, तो 2 की घात 2 को हम ले लेंगे। ठीक है, फिर 3 की देखते हैं, यहाँ भी 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3, दोनों समान है तो 3 की घात 1 ले लेंगे। उसके बाद 7, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 7 को ले लेंगे, और 11 भी एक बार, तो 11 एकम 11। ठीक है, जिसकी घात 1 होती है उसको तो ऐसे लिख देते हैं, और जिनकी घात देखते हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा होती है उसी को लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2, 3 की घात 1 का मतलब है 3, 7 की घात 1 का मतलब 7, 11 की घात 1 का मतलब 11। ठीक है, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 की 4 हासिल के 4। ठीक है, 11 8 88, 88 4 कितने हो जाएंगे, 92। कितने हो जाएंगे, 92। ठीक है, तो 924 आ गया। क्या आ गया हमारा लसब 924। ये तो हमने किया भाज्य गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि से करेंगे तो भाग विधि में क्या करते हैं, सभी को साथ में उतार लेते हैं। तो 7, 21, 28, 33। ठीक है, तो देखिए 7 हमारे देखिए 7, 21, 28, 33 में सबसे पहले 2 का देंगे तो 7 में तो नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 33 में जाएगा, 28 में जाएगा तो 28 में तो देना पड़ेगा। तो 7 को ऐसे लिख देंगे, 21 को भी ऐसे लिख देंगे। 28 में कितनी बार गया, 14 बार। 33 में नहीं गया, 33 को भी हम ऐसे लिख देंगे। क्या अभी भी 2 का जा रहा है तो 14 में जाएगा, और में तो जाएगा नहीं, तो उनको तो हम ऐसे उतार देंगे। 7, 21, 2 7 14, और 33 में नहीं गया, 33 को ऐसे। अब नहीं जा रहा है, अब देखो 7 7 तो भाज्य संख्या है, 7 में तो 7 का ही जाएगा। ठीक है, 21 और 33 को देखते हैं, 2 का नहीं गया तो 2 के बाद 3 का जाएगा क्या, तो 2 और 1 3 होते हैं, अंकों का 3 का चला जाएगा। 3 और 3 6 होते हैं, 6 में 3 का जाता है तो 33 में भी चला जाएगा। तो 7 में नहीं जा रहा है, ऐसे उतार देंगे। 3 7 21, 7 के 7 और 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 7 और 11 भाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 11 को लिख देंगे, 11 में 11 का ही जाएगा, 1 1 1, 11 एकम 11। तो हमारे आगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 11। तो गुणा करते हैं तो बात वही है, 2 को 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, और 84 को 11 से गुणा किया तो 924। ठीक है, तो भाग विधि से हमारा लसब कितना आ गया, 924। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है कि 180, 384 वो 144 का लसब होगा। ठीक है, तो भाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो हमें पहले सबसे पहले 180 के भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 384 के निकालेंगे, और 144 के भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का जा रहा है 180 में, तो जा रहा है 2 का कितनी बार, 2 नाम 18, 0 बार गया, भाग टूट गई 0। फिर 2 का जा रहा है, 2 चौके 8, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। 2 का नहीं जा रहा 45 में, 3 का जा रहा है क्या, तो 5 और 4 9 थे अंकों का योग, तो 3 का जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा जाना चाहिए भाग, ऐसे नहीं पूरा नहीं गया, 3 एकम 3 कर दिए और यहाँ पे और कर दिए। ठीक है ना, तो पूरा पूरा जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, भाग तभी हम देंगे, नहीं तो हम अगली संख्या पे चलेंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 15 हो गए, तीनों पंजे 15। फिर 3 का जा रहा है, तीनों पंजे 15, 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। चलिए 384 करते हैं, 2 का जाएगा, इकाई का अंक 4 है। ठीक है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 का जा रहा है, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 छिकी 12। फिर 2 का जा रहा है, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से 2 छिकी 12, 2 से 2 तिया 6, और 3 आ गया, 3 में 3 का जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 144 करते हैं, 2 का जाता है, 2 2 7 14, 2 दूनी 4। 2 से 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिकी 12। 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16। 2 से 2 नाम 18, 3 का 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। ठीक है, हो गया। अब हम लिख देंगे कि 180 के भाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, 384 के आए हमारे पास
दो गुणा में 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 दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आए ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और फिर 3, ठीक है। और 144 के कितने आए हमारे, दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में तीन गुणा में तीन, ठीक है। यानी 4 बार 2 आया है, 3 बार 3 2 बार आया, ठीक है। अगर हम इसको घात में लिखेंगे तो ये 2 2 बार आए तो 2 की घात 2, 3 कितनी बार आए 2 बार तो 3 की घात 2, और 5 कितनी बार आए तो 5 की घात 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर 7 बार आया था तो 2 की घात 7, और 3 एक बार आए तो 3 की घात 1, और यहाँ पर 2 कितनी बार आए 4 बार तो 2 की घात 4, और 3 कितनी बार आए 2 बार तो 3 की घात 2, ठीक है। अब जिसकी घात ज्यादा होती है उसी को हम क्या करेंगे, लेंगे। तो पहले देख लीजिए कौन कौन से भाज्य गुणनखंड आए, एक तो 2 आए, एक 3 आए और एक 5 आए, ठीक है। 2 3 और 5, इसके अलावा कोई भाज्य गुणनखंड नहीं आए। तो इनकी घात को देखते हैं, तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 7 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो सबसे ज्यादा घात किसकी है, 2 की घात 7, तो हम किसको लेंगे, 2 की घात 7 को लेंगे, ठीक है। 2 की घात 7 गुणा में, अब 3 की देखते हैं, तो यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो सबसे ज्यादा घात किसकी है, 2 की, 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 ले लेंगे, और 5 किसमें, इसमें ही है, 5 घात 1 है तो 5 को हम ले लेंगे, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो इनको हम खोल कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा में दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर 3 की घात 2 यानी 3 गुणा में 3 और गुणा में 5, ठीक है। अब इनको गुणा करना है, तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी कितने हो जाएंगे, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 128, और 128 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आटे 24 के 4 हासिल के 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3, 384, 384 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 हासिल का 1, 3 आटे 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2, 3 तिया 9 और 2 11, 1152 आ गए। अब 1152 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 आम 25, 1 26 हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, ठीक है। तो क्या आ गया, 5760, क्या आ गया, 5760 क्या आ गया, इनका लसा आ गया, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। दूसरी विधि से हम कर लेते हैं, भाग विधि से। तो भाग विधि में हम क्या करेंगे, एक साथ इनको रख देंगे, ठीक है। सारी संख्याओं को एक साथ उतार देंगे। कौन कौन सी संख्या है, 180 है, 384 है और 144 है। तो 2 का तीनों में जा रहा है, दे देंगे 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 छक्की 12, 2 से 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छक्की 12, फिर 2 का देंगे, 45 में नहीं जा रहा तो 45 को हम ऐसे लिख देंगे, इनमें जा रहा है तो देंगे 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 आटे 16, 2 एकम 2, 2 आटे 16, फिर 2 का जा रहा है हमारे, 2 का 45 में जा रहा है, ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नाम 18, फिर 2 का जा रहा है 45 में नहीं जा रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जा रहा, 9 को भी ऐसे लिख देंगे, फिर 2 का जा रहा है 45 में नहीं जा रहा, 2 छक्की 12, 9 में नहीं जा रहा, 9 को भी ऐसे लिख देंगे, फिर 2 का 45 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा, 9 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 का 45 में भी चला जाएगा क्योंकि अंकों का योग 5 और 4 9 होता है, तो 3 से 15 बार 15 3 45 होती है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 5 5 का जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। तो 2 कितनी बार आए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख देंगे 2 गुणा में 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है। तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 हो गया। यहाँ किया था वो हो जाएगा, 128 को 3 से गुणा करेंगे 384, 384 को 3 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 1152, और 1152 को 5 से गुणा करेंगे तो 5760, ठीक है। तो लसा क्या जाएगा 5760, तो दोनों विधि से हमने कर लिया, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि हमें अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं, एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड है 3 की घात 2, 5 की घात 3 और गुणा में 7 है ना। दूसरी संख्या के हैं 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 4 गुणा में 7 की घात 3।
तीसरी संख्या के 3 की घात 7, 5 की घात 3 और 5 की घात 1 का लसअ निकालना है। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि इसीलिए मैंने आपको सिखाई थी ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सके। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की घात 2, 5 की घात 3 और 7। 7 की घात नहीं लग रही, इसका मतलब ये 7 की घात 1 है। ठीक है, 2 की घात 3, 5 की घात 4, 7 की घात 3, फिर हमारे 3 की घात 7, 5 की घात 3 और 5 की घात 1। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या आपको नहीं दी हुई है, पहले से आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दिए हुए हैं। ठीक है, और उनको घात के रूप में भी लिखा हुआ है। तो हम इस प्रकार से कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से, तो जिसकी घात ज्यादा होती है उसी को हम लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है, यानी 4 ही हमारे पास, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का हम देखते हैं, तो 2 की घात 3 है और 2 कहीं भी नहीं है तो यही है, तो इसी को ले लेंगे 2 की घात 3। ठीक है, उसके बाद में 3 को देखते हैं, तो यहाँ 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात 7 है। इस संख्या में 3 संख्या थी ना भाई, 1, 2, 3, तो तीनों में से जिसकी घात ज्यादा होगी उसी को लेंगे। तो यहाँ 3 की घात 2 थी, यहाँ तो है नहीं 3 की, यहाँ पर 3 की घात 7, तो इन दोनों में से कौन है ज्यादा, 3 की घात 7, तो 3 की घात 7 ले लेंगे। फिर 5 में देखते हैं, तो यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 4 है, यहाँ 5 घात 3 है, 5 घात 1 है, तो कौन है सबसे ज्यादा घात किसके, इसके हैं, 5 की घात 4, 5 घात 4 ले लेंगे। 7 में देखते हैं, तो ये 7 है, यानी 7 की घात 1 भी लिख सकते हैं इसको, और ये 7 की घात 3 है, तो 7 की घात 3 ज्यादा है, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, बस ये थे हमारे 2, 3, 5, 7, तो जिनकी घात ज्यादा थी उनको ले लेंगे। जिनकी घात 1 ही होती ना, तो उसको तो वही संख्या को ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, जो किसी में नहीं होती ना भाई, जिसकी घात 1 ही होती है और किसी में नहीं होती, तो उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबकी घात ले लिए, तो यही इनका क्या हो जाएगा, ये जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दे रखे थे उनका लसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की घात 3, 3 की घात 7, 5 घात 4 और 7 की घात 3। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 2 का लसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्याएं थी हमारी और 3 संख्या नहीं दी हुई है, उनके अभाज्य गुणनखंड करके हमें दिए हुए हैं और घातों के रूप में दिए हुए हैं। तो घातों के रूप में अभाज्य गुणनखंड दिए होते तो उनसे लसा कैसे निकालते हैं ये हमने जान लिया है। ठीक है, तो हमें दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे 2 की घात 2, 3 की घात 3, पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड तो ये हो गए। दूसरी क्या है, 2 की घात 3 गुणा में 3 गुणा में 5, तीसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 4 और 3 की घात 2। ठीक है, हमें किए हुए हैं, बस हमें तो पता लगाना है कि इनका लसा क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो जब इस तरीके से हमें दिए होते हैं तो हम लसा कैसे निकालते हैं कि जिसकी घात ज्यादा होती है उसी को हम लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो 3 ही आएंगे हमारे, 2, 3, 5 इनमें से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की घात को देखते हैं, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 4, तो सबसे ज्यादा घात किसकी है, 2 की घात 4 है, तो यहाँ पर 2 की घात 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 की देखते हैं, यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 है, 3 का मतलब 3 की घात 1 है और यहाँ 3 की घात 2 है, तो सबसे ज्यादा घात किसमें, इसमें 3 की घात 3, तो यहाँ 3 की घात 3 आ जाएगा। और यहाँ 5 है, 5 की घात 1 मानो और किसी में नहीं है तो फिर इसको हम ले लेंगे, जो अकेला होगा उसको तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की घात 4 और 3 की घात 3 और 5, इनका क्या हो जाएगा, लसअ हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने लघुत्तम समापवर्ती किसे कहते हैं और लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकाला जाता है, कौन सी विधि से निकाला जाता है, ये हमने जाना है। और भी हम जानेंगे कि जब भाषा वाले प्रश्न आते हैं तो कैसे हम पता लगाते हैं कि इसमें हमें क्या निकालना होगा, लसअ निकालना होगा या हमें मसअ यानी एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से हर चीज को समझेंगे। इसके अलावा लसअ हमारे दशमलव से भी आते हैं कि दशमलव संख्याओं का लसअ कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ भिन्न में संख्याएं होती है हमारी, भिन्न होती है, उन भिन्नों का लसअ कैसे निकाला जाता है उनको भी हम सीखेंगे, लेकिन तसल्ली से एक एक चीज को सीखते जाएंगे। एक बार में सारी चीज नहीं सीखी जाती, जैसे एक बार में खाना नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा सा खाया जाता है, उसी तरीके से एक बार में सारी चीज नहीं समझ में आएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इनको समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।